एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी अप के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज छठा चैप्टर, यह इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। एनसीईआरटी बुक से लिया गया मेन पॉइंट जो इसमें है। यदि आप सीटेट का तैयारी करें तो पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम्स में आपको ये काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। और मैं बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेन पॉइंट्स उसमें आके निकले। यदि आपने उससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाके देख लेंगे। तो चलिए, पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीदों में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगे तो उसका महत्व घटते गया। 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। प्रेसिडेंसी क्या होता है? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों का मतलब व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगा। 18वीं सदी में शहरीकरण है ना, 18वीं सदी में जो है वो बम्बई शहर फैलने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शहरीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं कि वो एरिया जो क्षेत्र जो है वो शहरीकरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी? यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639, ये रंग के चलते में, कलर के चलते, लाइन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। ये स्थापना 1639 में शुरू हुई। घने मोहल्ले और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल देश शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसलिए मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वो तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाज़ा टॉम्स डेनियल का यानी मीनारों और पूर्वी गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है। नेक्स्ट पॉइंट है दरगाह, सूफी संत का मकबरा। सूफी संत के मकबरा को क्या बोलते हैं? दरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खानकाह, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। तो वैसे जगह को क्या बोला जाता है? खानकाह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईदगाह, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका ईदगाह। नेक्स्ट पॉइंट है कुल दे शेख, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है वो होता है कुल दे शेख। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नई दिल्ली का निर्माण।
1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा मीन्स अब म्यांमार कहलाता है भेज दिया गया। उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरक बना दी। नेक्स्ट, अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ करा दिया गया, मस्जिदें नष्ट करा दिए गए। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया मीन्स गिरा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। गुल फरोसान, फूलों का त्यौहार मीन्स गुल फरोसान का मतलब हुआ फूलों का त्यौहार। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती है। एक नई राजधानी की योजना। 1857 की बगावत के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए दरबारी का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महत्व यानी वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्सवे यानी वर्तमान राजपथ और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। अंग्रेजों को भीड़ भाड़े इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन के समय जीवन।
स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुराने शहर के भीतर। अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकास की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुआं मतलब बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। हवेलियों का पतन। नागरिकता योजना बनाती है। नगर पालिका योजना बनाती है। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। तो चैप्टर 6 में बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका 7, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री, पार्ट 2। अभी तक हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास 8 का। अब हम लोग पार्ट 2 में पहुंच गए। कल चैप्टर 7 है, ठीक है। तो इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह का वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।